नमस्कार। भारत में इन दिनों रसोई गैस को लेकर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। इस पूरे संकट की एक कीमत है और वो कीमत इंसानी जिंदगियों में चुकाई जा रही है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत कड़वी सच्चाई से होती है। जरा सोचिए, 66 साल के भूषण कुमार मित्तल पंजाब के बरनाला में रहते थे। 13 मार्च 2026 को वो सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों धूप में लाइन में खड़े रहे और वहीं इंतजार करते करते कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। ये कहानी बताती है कि जमीन पर हालात कितने गंभीर हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों लाखों लोगों को रसोई गैस जैसी एक बिल्कुल बुनियादी जरूरत के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, इस संकट को लेकर ना दो बिल्कुल अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। एक कहानी वो है जो सरकार बता रही है और दूसरी वो हकीकत है जिससे आम लोग हर रोज जूझ रहे हैं। देखिए सरकार का क्या कहना है। 12 मार्च 2026 को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, कोई कमी नहीं है। मतलब संसद में तो यही कहा गया कि सब ठीक है और जो भी दिक्कतें हैं वो लोगों की पैनिक बाइंग और जमाखोरी की वजह से हैं। लेकिन जो खबरें जमीन से आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या पुणे, हर जगह से राशनिंग, लंबी लाइनों और यहां तक कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के क्रैश होने की खबरें हैं। तो एक तरफ सरकार का दावा है कि कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ ये हकीकत है। और जब भी किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है? कालाबाजारी। दिल्ली जैसे शहर में जहां सिलेंडर की आधिकारिक कीमत करीब 900 रुपए है, वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में खबरों के मुताबिक 3000 रुपए तक में बिक रहा है। मतलब कीमत 3 गुनी से भी ज्यादा। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये नौबत आई कैसे? इसके लिए हमें भारत की रसोई से निकलकर दुनिया के नक्शे पर देखना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हैं। बात यह है कि भारत अपनी जरूरत की सारी एलपीजी खुद नहीं बनाता। असल में हम अपनी कुल खपत का, जो कि 3.1 करोड़ मीट्रिक टन है, उसका 60% हिस्सा बाहर के देशों से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ 40% ही देश में बनता है। अब यहां पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो 60% गैस हम बाहर से मंगाते हैं ना, उसका लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से। सोचिए, एक ही रास्ते पर इतनी ज्यादा निर्भरता। और हुआ भी वही जिसका डर था। जनवरी 2026 से ही एक्सपर्ट्स मिडिल ईस्ट में तनाव की आशंका जता रहे थे। फरवरी आते आते अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हो गया और मार्च में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। बस इसी एक कदम ने भारत आने वाली ज्यादातर एलपीजी सप्लाई का रास्ता ही काट दिया। तो क्या हम सारा दोष इस जियोपॉलिटिकल संकट पर डाल सकते हैं? शायद नहीं। जो जानकारी सामने आ रही है वो इशारा करती है कि यह संकट सिर्फ एक बाहरी घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी प्लानिंग की कमी का भी नतीजा हो सकता है। अच्छा, चलिए मान लिया कि मेन सप्लाई लाइन कट गई, तो ऐसे किसी इमरजेंसी के लिए हमारे पास बैकअप कितना था? मतलब देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हमने कितना रिजर्व स्टॉक जमा कर रखा था? और जवाब चौंकाने वाला है। हमारे पास 2 दिन से भी कम का बैकअप था। जी हां, पूरे देश की जरूरत के लिए सिर्फ 2 दिन से भी कम का एलपीजी रिजर्व। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो मूल आरोप यही है कि यह संकट अचानक नहीं आया, इसके आने के संकेत थे। आरोप यह है कि बढ़ती मांग के बावजूद हमने इंपोर्ट के लिए नए रास्ते नहीं तलाशे, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने में निवेश नहीं किया गया, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ भी तो एक्शन लेने में देरी हुई। शुरुआती रिएक्शन कमी को मानने के बजाय उसे नकारने पर ज्यादा केंद्रित रहा। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब सवाल यह है कि आगे क्या? ये संकट आखिर खत्म कब होगा? और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक क्या किया जा सकता है? चलिए आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं। देखिए, यहां 4 संभावित सिनेरियो बताए गए हैं। पहला, कि सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान के नए कट्टरपंथी नेतृत्व को देखते हुए इसकी संभावना कम है। दूसरा, हम कहीं और से सप्लाई ले आएं, पर उसका असर बहुत सीमित होगा। तीसरा, कि स्ट्रेट फिर से खुल जाए, लेकिन खबर है कि ईरान ने वहां माइंस बिछा दिए हैं, तो ये भी मुश्किल लगता है। और चौथा, भारत ईरान के बीच कोई डील हो जाए, पर वो भी एक एक जहाज के लिए अलग से बात करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर कोई भी रास्ता आसान नहीं दिख रहा और अनुमान यही है कि ये किल्लत अभी 4 से 8 हफ्ते और चल सकती है।
तो इस अनिश्चितता के माहौल में आम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। जैसे अगर घर में बिजली अच्छी आती है तो इंडक्शन कुकर एक विकल्प हो सकता है। अगर इलाके में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की लाइन है तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। काला बाजारी की शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करने की सलाह दी गई है। और सबसे जरूरी बात, पैनिक बाइंग ना करें। जमाखोरी करने से सबकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन इन समाधानों की भी अपनी सीमाएं हैं। ये सबके लिए नहीं है। खासकर गांव देहात में जहां बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, वहां इंडक्शन कुकर कैसे चलेगा? इस संकट की सबसे बड़ी कीमत सबसे कमजोर लोग चुका रहे हैं। और शायद इस संकट का सबसे दुखद पहलू यही है, वो लाखों महिलाएं जिन्होंने सालों की कोशिशों के बाद चूल्हे के धुएं से आज़ादी पाई थी, आज वो फिर से मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। इस संकट की सबसे बड़ी कीमत असल में वही चुका रही हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। जब एक ऐसा संकट आता है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था और जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है, तो उस प्लान के लिए कौन जिम्मेदार है जो कभी बनाया ही नहीं गया?